हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर सॉल्यूशन की सीरीज में हमने आपके गणित, विज्ञान, सामाजिक और अंग्रेजी के पेपर को सॉल्व करा दिया है। उन सभी के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। आज की इस क्लास में बात करेंगे हिंदी विषय के पेपर सॉल्यूशन की। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, खंड अ। खंड अ में दिया हुआ है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखें, अपठित पद्यांश यहां से लेकर यहां तक आपके सामने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फूल से बोली कली क्यों वस्त मुरझाने में है, फायदा क्या गंध ओ मकरंद बिखराने में है, तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, मनमोहक मकरंद की पंखुड़ियां क्यों खोल दी, तो स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला, मुझे देखो मेरी सब खुशबू मुझी में बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय अनछुआ मकरंद है, फूल उस नादान की वाचलता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से ये कहा, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बटती नहीं, 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है कि जब मर जाए औरों के लिए, प्यार के व्यापार का कर्म अन्यथा होता नहीं, वह कभी पाता नहीं है जो कभी खोता नहीं। तो अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि जो पुष्प शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा है। तो पुष्प का पर्यायवाची होता है फूल। क्या होता है? फूल। क है अपकार का विलोम शब्द क्या होगा? तो अपकार का विलोम शब्द होता है उपकार। फिर ग है कि इस काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखना है। क्या लिखना है? इस काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो आप शीर्षक क्या लिख सकते हैं? तो त्याग और प्रेम का महत्व। क्या लिख सकते हैं? त्याग और प्रेम का महत्व। त्याग और प्रेम का महत्व। त्याग और प्रेम का महत्व, ये आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। फिर ग प्रश्न है कि फूल क्या कर रहा है। ड है कली फूल से क्या चाहती है। और छ है कवि के अनुसार आदर्श जीवन कैसा होता है। चलिए इनके उत्तर हम जान लेते हैं जो मैंने अलग से लिख रखे हैं। देखें, काव्यांश के लिए शीर्षक क्या हो जाएगा? तो शीर्षक तो हो गया त्याग और प्रेम का महत्व। फिर घ प्रश्न था कि फूल है वो क्या कर रहा है। तो फूल क्या कर रहा है, इसका उत्तर होगा कि जो फूल है वो अपनी मकरंद यानी सुंदरता और खुशबू को क्या करता है? बांटता है, यानी दूसरों के लिए अपने आप को क्या करता है? समर्पित करता है। ठीक। ड प्रश्न था कि जो कली है वो फूल से क्या कहती है। कली है वो फूल से क्या कहती है। तो इसका उत्तर होगा कि कली फूल से कहती है कि उसकी सारी खुशबू और सुंदरता उसी में बंद है और वह अपना मकरंद यानी जो मीठा रस है वो किसी के अंदर या किसी के साथ नहीं बांटती है। आगे बात करें, छह प्रश्न, कवि के अनुसार आदर्श जीवन कैसा होता है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि के अनुसार आदर्श जीवन वह है जो सिद्धांतों की सीमाओं में न बंधकर दूसरों के लिए ही जिया जाए। 4 दिन की जिंदगी सिर्फ अपने लिए ही जीना क्या है? व्यर्थ है। सही जीवन तो वह है जो दूसरों के लिए त्याग और प्रेम से भरा हो। जो देता नहीं उसे कुछ मिलता भी नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पहले पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2 की। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपठित गद्यांश क्या दिया हुआ है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। उसकी शोभा, उसकी श्री संपन्नता, उसकी मान मर्यादा उसके साहित्य पर ही अवलंबित रहती है। जाति विशेष के उत्कर्षा प्रकर्षक का, उसके उच्चनीय भावों का, उसके धार्मिक विचारों का और सामाजिक संगठन का, उसके ऐतिहासिक घटना चक्रों और राजनीतिक स्थितियों का प्रतिबिंब देखने को यदि कहीं मिल सकता है तो उसके ग्रंथ साहित्य में ही मिल सकता है। सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशक्ति या निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता तथा असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है। जातियों की समता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उसके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है।
इस आईने के सामने जाते ही हमें यह तत्काल मालूम हो जाता है कि अमुक जाति की जीवन शक्ति या जीवनी शक्ति इस समय कितनी है और कैसी है, और भूतकाल में कितनी और कैसी थी। देखें पहला प्रश्न, ज्ञान राशि से संचित कोष का नाम ही क्या है? साहित्य है। ये दूसरा, यदि किसी भाषा का अपना निज का साहित्य नहीं है तो वह किसके समान है? तो वह रूपवती भिखारिन के समान है। किसके समान है? रूपवती भिखारिन के समान है। अगला, ग, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्या लिख सकते हैं इसका शीर्षक? साहित्य का महत्व। क्या लिख सकते हैं? शीर्षक लिख सकते हैं साहित्य का महत्व। क्या लिख सकते हैं? साहित्य का महत्व। फिर आगे प्रश्न संख्या घ, ड और छ, इनके उत्तर देखें, अलग से मैंने लिख रखे हैं। चलिए वहां पर हम लेके चलते हैं आपको। पहला प्रश्न है घ। ग का देख लिया हमने, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? साहित्य का महत्व। फिर दूसरा प्रश्न था आपका, वो क्या था कि किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के बारे में क्या पता चलता है? तो किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के उत्कर्ष या अपकर्ष, उसके उच्चनीय भावों, धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटना चक्र और राजनीतिक स्थितियों के बारे में उसकी संपूर्ण जानकारी साहित्य से ही प्राप्त होती है। फिर ड प्रश्न था कि साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक होता है? साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक होता है? तो उसका उत्तर होगा कि जो साहित्य है वो सामाजिक शक्ति या सजीवता, सामाजिक अशक्ति या निर्जीवता और सामाजिक सभ्यता तथा असभ्यता का एकमात्र निर्णायक होता है। फिर छ है कि साहित्य की तुलना आईने से करने का क्या मतलब है? साहित्य की तुलना आईने से क्यों की गई है? तो साहित्य की तुलना आईने से इसलिए की गई है क्योंकि जैसे आईने में किसी जाति की समता और सजीवता का प्रत्यक्ष रूप से पता चलता है, वैसे ही साहित्य में किसी जाति की वर्तमान और भूतकालीन जीवनी शक्ति का हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है और भूतकाल में उस जाति का अस्तित्व या उसकी स्थिति क्या थी। इस सभी चीजों के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? साहित्य से ही मिलती है। आगे बात करें, आपका प्रश्न संख्या 3, दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। पहला टॉपिक है समाज में नारी का स्थान, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण और तीसरा है विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। इन तीनों में से किसी एक पर आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। चलिए तीनों के निबंध में आपको बता देता हूं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है समाज में नारी का स्थान। ठीक, समाज में नारी का स्थान। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं समाज में नारी का स्थान। तो प्रस्तावना में समाज में नारी का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से लेकर आज तक नारी ने समाज के निर्माण और विकास में अहम भूमिका निभाई है। नारी न केवल परिवार की धुरी है बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भी अपनी उपस्थिति नारी क्या करती है? दर्ज करवाती है। फिर बात करें प्राचीन काल और मध्य काल में नारी की स्थिति की। तो प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में उच्च था, उसे देवी का रूप माना जाता था, उसे शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त थी। लेकिन मध्यकाल में नारी की स्थिति में गिरावट आई, उसे शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया और घरेलू कार्यों तक ही सीमित कर दिया गया। नारी पर सामाजिक बंधनों का बोझ डाला गया और उसकी स्वतंत्रता का क्या हुआ? हनन हुआ। फिर बात करें आज के युग में नारी, तो आज के युग में नारी की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। नारी ने शिक्षा, राजनीति, विज्ञान, कला और खेल के क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। महिलाएं आजादी से अपने विचार व्यक्त कर रही है और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नारी अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है और समाज में नारी को समानता का अधिकार भी मिल रहा है। फिर बात करें आजाद भारत में नारी की भूमिका, तो आजाद भारत में नारी ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय संविधान ने नारी को समान अधिकार प्रदान किए हैं। नारी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भारतीय महिलाएं राजनीति, व्यापार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी अग्रसर हैं। वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और समाज में अपनी विशेष पहचान भी बना रही है। फिर बात करें उपसंहार की, तो समाज में नारी का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सम्मानीय है। नारी समाज की धुरी है और उसके योगदान के बिना समाज की कल्पना भी अधूरी है। हमें नारी के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को साकार कर सके और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सके। आगे बात करें, दूसरा टॉपिक था पर्यावरण प्रदूषण। बात करें सबसे पहले प्रस्तावना की, तो पर्यावरण प्रदूषण आज की दुनिया की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। यह हमारे वातावरण को हानिकारक तत्वों से भर देता है जिससे न केवल मानव जीवन पर बल्कि समस्त जीव जंतु और पेड़ पौधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है।
पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में प्रयास करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। फिर बात करें पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार की, तो पर्यावरण प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। वाहनों, कारखानों और अन्य स्रोतों से निकलने वाले धुएं और रसायनों के कारण हवा में हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। फिर बात करें जल प्रदूषण, तो नदियों, झीलों और समुद्रों में कचरा और रसायनों का प्रवाह जल को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। फिर बात करें ध्वनि प्रदूषण की, तो वाहनों के शोर, लाउड स्पीकर और अन्य ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण मानव स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। फिर बात करें मृदा प्रदूषण की, तो कृषि में अत्यधिक रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग से मृदा क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। आगे बात करें पर्यावरण प्रदूषण का कुप्रभाव, तो पर्यावरण प्रदूषण के कई सारे कुप्रभाव होते हैं, जिनमें स्वास्थ्य समस्याएं, ग्लोबल वार्मिंग, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र का असंतुलन सारी चीजें शामिल हैं। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्याएं, जल प्रदूषण से जल जनित रोग और मृदा प्रदूषण से कृषि उत्पादकता में कमी आती है। फिर बात करें प्रदूषण निवारण के उपाय, तो पहला उपाय है जन जागरूकता। लोगों को प्रदूषण के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना और उन्हें प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रति जागरूक करना जरूरी है। फिर है वृक्षारोपण, तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके वायु को शुद्ध किया जा सकता है। फिर पुनः चक्रण, तो कचरे का पुनः चक्रण करके उसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। फिर स्वच्छ ऊर्जा, तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। फिर बात करें उपसंहार की, तो पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके निवारण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझकर ही प्रदूषण पर काबू पाया जा सकता है। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण ही हमारे भविष्य की कुंजी है, क्योंकि यदि पर्यावरण है तो हम हैं, वन्यता हमारा धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो तीसरा टॉपिक था विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। सबसे पहले बात करें प्रस्तावना की, तो विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और संजीदा समय होता है। इस समय में जो भी शिक्षा और संस्कार प्राप्त होते हैं वो हमारे संपूर्ण जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। नैतिक शिक्षा विद्यार्थी जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, जो छात्रों को उच्च नैतिक मूल्यों और संस्कारों के साथ जीने की प्रेरणा देती है। फिर बात करें नैतिक शिक्षा के स्वरूप की, तो नैतिक शिक्षा का स्वरूप बहुत ही विस्तृत होता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, ईमानदारी, सहयोग और अनुशासन जैसे मूल्य शामिल होते हैं। नैतिक शिक्षा विद्यार्थियों को समाज में अच्छे आचरण, जिम्मेदारियों का निर्वहन और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करने में सहायक होती है। फिर बात करें नैतिक शिक्षा का समायोजन, तो नैतिक शिक्षा को विद्यालय के पाठ्यक्रम में समायोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए कक्षाओं में नैतिक कहानियां, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और नैतिक उपदेश को शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही शिक्षकों और माता पिता को अपने आचरण और व्यवहार के माध्यम से बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। फिर बात करें जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, तो नैतिक शिक्षा जीवन में अनेक प्रकार से उपयोगी होती है। ये विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाती है, जिससे वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाते हैं। नैतिक शिक्षा से व्यक्ति में आत्मसंयम, सहनशीलता और न्यायप्रियता जैसे गुण विकसित होते हैं, जो जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में सहायक होते हैं। विद्यार्थियों को सही और गलत का भेद समझाने में मदद करती है और उन्हें एक सशक्त और संवेदनशील व्यक्ति बनाती है। फिर बात करें उपसंहार की, तो विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व अत्यंत उच्च होता है। यह विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और समाज में उनकी सकारात्मक भूमिका के लिए आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से हम एक सशक्त और संवेदनशील समाज का निर्माण कर सकते हैं, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता हो और समाज के विकास में क्या करता हो, योगदान देता हो। तो ये था आपका प्रश्न संख्या 3, जिसमें हमने तीनों टॉपिक पर निबंध को लिख के मैंने बता दिया। फिर आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की, कि सीता और गीता के मध्य प्रश्न पत्र को लेकर हुए संवाद को लिखना है। देखें, सबसे पहले सीता कहती है कि गीता, क्या तुमने कल का प्रश्न पत्र देखा? उसमें कुछ सवाल बहुत ही मुश्किल थे। तो गीता कहती है, हाँ सीता, मैंने देखा, गणित का प्रश्न बहुत ही जटिल था, तुम्हें कैसा लगा? सीता, मुझे भी वही लगा, विशेषकर त्रिकोणमिति के सवाल ने तो मुझे परेशान कर दिया। मुझे उसे कैसे हल किया? तुमने उसे कैसे हल किया? गीता कहती है, मैंने उसमें काफी समय लिया, लेकिन फिर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई, शायद मैंने तैयारी में कुछ कमी की हो। सीता, मुझे भी वही लगा, हमें अगली बार अधिक अभ्यास करना चाहिए ताकि इस तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। गीता बोलती है, बिल्कुल सही, और हमें नियमित रूप से एक दूसरे के सवाल जवाब भी करने चाहिए, जिससे हम अपनी कमजोरियों को भी पहचान सकें। गीता कहती है, हाँ सही कहा, चलो अगले सप्ताह से हम मिलकर पढ़ाई करेंगे और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। गीता, यह एक बेहतरीन विचार है, हमें अपने प्रश्नों पत्रों को अच्छी तरह से हल करने का प्रयास करना चाहिए।
आगे सीता कहती है बिल्कुल गीता, मिलकर पढ़ाई करने से हमें बहुत फायदा होगा और चलो अगले सप्ताह से शुरू करते हैं। गीता कहती है हाँ सीता, यह हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो यह हो गया दोनों के बीच में संवाद। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहां से आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, फिर आप यहां से लेकर यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर प्यारे विद्यार्थियों आप यहां से लेके यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आगे अथवा वाला प्रश्न। अथवा में देखो क्या प्रश्न दिया हुआ है, एक बार मैं प्रश्न आपको बता देता हूं। देखो प्रश्न दिया हुआ है कि आप रामसेन बालोतरा निवासी किशन नामा है, जोधपुर में अध्ययनरत अपने छोटे भाई हार्दिक को पत्र लिखकर अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा और नियमित रूप से अध्ययन करने की आपको सलाह देनी है। ठीक है, आप रामसेन बालोतरा के निवासी किशन नामा है, आपका छोटा भाई जयपुर में रह के पढ़ाई कर रहा है, जोधपुर में रह के, तो उसको एक पत्र लिख के ये सलाह देनी है कि वो अपने स्वास्थ्य की देखभाल सुरक्षा सही रूप से करे और नियमित रूप से अध्ययन पे ध्यान दे। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम पत्र। लिखेंगे प्रिय हार्दिक सप्रेम नमस्कार। क्या लिखेंगे? प्रिय हार्दिक सप्रेम नमस्कार। आशा है तुम स्वस्थ और खुशहाल होंगे और हमें यहाँ सब कुछ अच्छा है और हम सब तुम्हारी पढ़ाई की प्रगति को लेकर बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हार्दिक, जोधपुर में तुमने एक नई जीवन शैली अपनाई है और पढ़ाई में भी बहुत मन लगाकर मेहनत कर रहे हो, लेकिन इन सब के बीच तुम्हारे स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला ध्यान तुम्हारे स्वास्थ्य पर रखना चाहिए। तुम नियमित रूप से स्वास्थ्य कर भोजन करो, खासकर ताजे फल और सब्जियां। पानी की भी सही मात्रा लेना बहुत आवश्यक है। व्यायाम भी अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करो। प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा टहलने या योग करने का अभ्यास करो। इससे तुम्हें स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। दूसरा, नियमित रूप से अध्ययन करो। पढ़ाई का समय सही तरीके से निर्धारित करो और अनुशासन बनाए रखो। पढ़ाई के साथ साथ आराम भी आवश्यक है, इसीलिए समय समय पर छोटे ब्रेक लेते रहो। यदि तुम्हारे मन को ताजगी देगा और तुम्हारी एकाग्रता को भी बढ़ाएगा। यदि तुम्हें कभी कोई समस्या होती है, चाहे वह पढ़ाई से हो या स्वास्थ्य से, बेझिझक हमें बताना। हम सब या तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आशा है कि तुम हमारे सुझावों को ध्यान में रखोगे और उन्हें अपनी दैनिक जीवन में अपनाओगे। अपना ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। सप्रेम किशन नामा रामसेन बालोतरा। ठीक, तो ये आपको एक पत्र लिखना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहां तक आप एक पहला स्क्रीनशॉट यहां तक ले लें, मदद मिलेगी। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें यहां तक, ताकि आप अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से लिख सके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे पांचवें प्रश्न के अंदर हमें हरियाणा राजस्थान और हिंदी दिवस समारोह पर प्रतिवेदन लिखना था। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा राजस्थान समारोह पर प्रतिवेदन। तो दिनांक 15 अगस्त 2024 को हमारे विद्यालय में हरियाणा राजस्थान समारोह का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देना था। समारोह की शुरुआत प्रधानाचार्य महोदय के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने वृक्षारोपण के महत्व पर जोर दिया। विद्यार्थियों ने पेड़ लगाकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे चित्रकला, निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग का भी आयोजन हुआ। इन गतिविधियों ने छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई। कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण और धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ और इस प्रकार हरियाणा राजस्थान समारोह ने विद्यालय के अंदर पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रसारित किया। ठीक है, तो यह आपको एक इस पर हरियाणा राजस्थान समारोह पर प्रतिवेदन लिखना था। तो इस तरह आप प्रतिवेदन लिख सकते हैं। फिर बात करें हिंदी दिवस समारोह पर प्रतिवेदन। किस पर? हिंदी दिवस समारोह पर प्रतिवेदन। तो दिनांक 14 सितंबर 2024 को हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व और उसके प्रचार को बढ़ावा देना था। समारोह की शुरुआत प्रधानाचार्य महोदय के उद्घाटन भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने हिंदी भाषा की समृद्धि और उसकी वैश्विक पहचान पर प्रकाश डाला। छात्रों ने हिंदी भाषा के विभिन्न पहलुओं पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें कविता पाठ, निबंध प्रतियोगिता और नाटक प्रमुख थे। अंत में विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए और सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। यह समारोह सभी के लिए अत्यंत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा। ठीक, यह था प्रश्न संख्या 5। आगे बात करें प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 6, जो कि आपके किससे संबंधित है? व्याकरण से। देखिए पहला है छठे का पहला प्रश्न, जड़ शब्द का विलोम क्या है? तो जड़ का विलोम होता है चेतन। फिर सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, तो सूर्य का आपको पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? भानु। फिर अत्याचार शब्द के अंदर उपसर्ग कौन सा है? तो अति उपसर्ग है। फिर काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें विशेषण कौन सा है?
तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। फिर उस जगह पर बच्चे खेल रहे हैं, इसमें परसर्ग कौन सा है? तो इसमें परसर्ग है अधिकरण। फिर वाक्य में ने परसर्ग किसके साथ आता है? तो ने आता है कर्ता के साथ। किसके साथ आता है? कर्ता के साथ। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। पहला है मुट्ठी गर्म करना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। क्या होता है? इसका अर्थ होता है रिश्वत देना। क्या होता है? रिश्वत देना। ठीक। सेकंड है टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होना। तो टेढ़ी खीर होने का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक कठिन होना। तो लेकिन यहां पर केवल वाक्य में प्रयोग लिखा है, तो लिखेंगे कि परीक्षा में अच्छे अंक लाना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। परीक्षा में अच्छे अंक लाना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। परीक्षा में अच्छे अंक लाना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ, यानी कि बहुत कठिन लगा। फिर सरल वाक्य किसे कहते हैं? आप सबको पता होगा, ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक कर्म हो। यह कह सकते हैं कि एक उद्देश्य और एक विधेय हो। एक कर्ता और एक क्या हो? कर्म हो। उसे क्या कहेंगे? उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। उदाहरण की बात करूं, जैसे राम विद्यालय जाता है। क्या कहेंगे? राम विद्यालय जाता है। तो यहां पर राम करता है और जाना क्या है? जाना यहां पर क्रिया है और विद्यालय क्या है? कर्म है। तो ऐसा वाक्य जिसमें एक कर्ता और केवल एक ही कर्म हो, उसे क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। चौथा है संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण देना है। क्या देना है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण। तो मैं इधर दे देता हूं उदाहरण क्वेश्चन नंबर 4 का। तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण हम क्या देंगे? देखो, उदाहरण हम देंगे कि राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है और सीता कॉलेज जाती है। राम स्कूल जाता है और सीता कॉलेज जाती है। तो ये कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त, क्योंकि ये आपस में संयोजक शब्द और के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक। आगे 5वां क्या है? इस जल प्रलय में पाठ के अंदर मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? इस जल प्रलय जो पाठ है, इसमें मृत्यु का तरल दूत किसे किया गया है, ये आपको बताना है। तो किसे कहा गया है? तो जो आपका बाढ़ का पानी है, इसका पानी, बाढ़ का पानी, तो बाढ़ के पानी को यहां पर क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। तो लिखेंगे बाढ़ के पानी को, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। छठा है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका बनी रहती है? तो जो बाढ़ पीड़ित एरिया होते हैं, वहां पर देखो कौन कौन सी बीमारियां फैलने की संभावना रहती है। पहला मलेरिया। कौन सा? मलेरिया। फिर हैजा, फिर डेंगू। ठीक है, एक्सेट्रा। ये मुख्य बीमारियां है, मलेरिया, हैजा और आपका डेंगू। मलेरिया, हैजा और डेंगू। आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 कि अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती, यह बात किसने और किसको कही थी? तो ये जो बात है, ये बात किसने कही थी? तो ये बात किसने? रामू ने अपने बेटे से कही थी। रामू ने अपने बेटे से ये बात कही थी। ठीक है, रामू ने अपने बेटे से ये बात कही थी कि अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या चाहे खेती करो। आगे बात करें खंड द की, प्रश्न संख्या 8, जिसमें कुल मिला के आपके 11 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इन 11 प्रश्नों के उत्तर आपको लघु उत्तरात्मक रूप में देने हैं, यानी लगभग 30 से 40 शब्दों के अंदर आपको इनके उत्तर देने हैं। तो देखें, इनके सभी के उत्तर मैंने अलग से लिख रखे हैं, वहां पर मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताता हूं। चलिए, यहां तक हो गया। आगे प्रश्न संख्या 8। पहला प्रश्न है आपका कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को दो बैलों की कथा कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा कि दो बैलों की कथा कहानी के अंदर पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को दोस्ती
और विश्वास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैल अपने मालिक के प्रति वफादारी और प्रेम प्रदर्शित करते हैं और यह कहानी पशुओं के प्रति किसानों के प्रेम और सम्मान को दर्शाती है। दूसरा प्रश्न है आपका कि शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, लहानसा की ओर पाठ के आधार पर इस कथन का आशय बताइए। तो लहानसा की ओर जो पाठ है इसमें इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य अपनी निजी स्वार्थों में इतना खो गया है कि उसे दूसरों के दुख और दर्द की परवाह भी नहीं रहती। यह मानवता की कमी और समाज की उदासीनता को दर्शाता है। आगे बात करें तीसरा, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। तो किसी भी वस्तु को खरीदने का जो आधार है वो उसकी गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, न कि उसका विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन आकर्षित कर सकते हैं लेकिन गुणवत्ता ही उस वस्तु की उपयोगिता और दीर्घायु को सुनिश्चित करती है। विज्ञापन भ्रमित कर सकते हैं जबकि गुणवत्ता वस्तु की विश्वसनीयता और वास्तविकता को क्या करती है? प्रकट करती है। अतः हमें हमेशा वस्तु की क्वालिटी देखकर खरीदना चाहिए, न कि उसकी एडवर्टाइज देखकर। आगे बात करें चौथा, सांवले सपनों की याद पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? तो इस पाठ से यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद हमें अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। दृढ़ संकल्प और मेहनत से हम अपनी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा है, प्रेमचंद या सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय दो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेमचंद की। किसकी बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं प्रेमचंद की। तो प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ और मृत्यु 1936 में। ये हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखक और उपन्यासकार थे। उनकी रचनाओं में गोदान, गबन, कर्मभूमि और सेवा सदन जैसी प्रसिद्ध कृतियां शामिल हैं। उन्होंने अपने लेखन में समाज की समस्याओं, गरीबी, शोषण और मानवता के मुद्दों को उठाया है। फिर बात करें सुमित्रा नंदन पंत की। इनका जन्म सन 1900 में और मृत्यु 1977 में। हिंदी कविता के छायावादी युग के प्रमुख कवि थे। उनकी कविताएं प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम पर आधारित थी। उनकी प्रमुख कृतियों में पल्लव, गुंजन, ग्राम्या और सवर्ण किरण शामिल हैं। तो ये दोनों के बारे में कवि परिचय हो गया। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6, कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो कबीर के अनुसार सच्चा संत वही है जो निरअभिमानी, सच्चा और सरल होता है। वह अपनी आत्मा की शुद्धता और सच्चे धर्म का लालन पालन करता है या सच्चे धर्म की मार्ग पर चलता है। वही आपका एक सच्चा संत कहलाता है। सातवां, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं से कवित्री का क्या अभिप्राय है? तो कवित्री का मतलब है कि सिर्फ भौतिक सुख और संगीने एकत्रित करने से जीवन में सच्चा सुख और संतोष नहीं मिलता। हमें आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को भी अपनाना चाहिए। आठवां है, संवाग किसे कहते हैं? तो संवाग किसी वस्तु या व्यक्ति का अभिनय करते हुए उसकी नकल उतारना या फिर उसके जैसा भेष बदलना होता है संवाग करना। फिर 9वां है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? तो अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि को किसी अप्रिय घटना या अनहोनी का अंदेशा होता है कि कुछ गलत होने वाला है। 10वां है, ग्रामसरी कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो ग्रामसरी कविता के अंदर बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इस ऋतु में गांव का सौंदर्य निखर उठता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11, सारा शहर जगा हुआ है लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने इसका क्या कारण बताया है? तो लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने इसका कारण बाढ़ को बताया हुआ है कि बाढ़ के कारण पूरा शहर जागरूक है, सतर्क है और बिल्कुल जगा हुआ है। ठीक, ये था प्रश्न संख्या 8। आगे बात करें प्रश्न संख्या 9 की, जो कि आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करो। तो शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों की है। लेखिका ने इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में शिक्षा के महत्व और उसकी उपयोगिता पर जोर दिया है। लेखिका ने गरीब और पिछड़े वर्गों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कई अभियान चलाए और समाज को जागरूक करने का काम भी किया है। उनके प्रयासों से न केवल बच्चों को शिक्षा मिली बल्कि उनके माता पिता में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने विद्यालयों की स्थापना और शिक्षकों के प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
इन प्रयासों से समाज में शिक्षा के महत्व को स्थापित करने में सफलता मिली है और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में भी मदद मिली है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 की। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विस्तार से विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा, देखें कि आज के उपभोक्तावादी युग में दिखावे की संस्कृति बढ़ती जा रही है। उपभोक्तावाद की संस्कृति का मतलब है लोग अपने जीवन की गुणवत्ता को अपने द्वारा खरीदी की वस्तुओं और सेवाओं से मापते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के अनुसार लोग अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुओं का उपभोग करते हैं और इसका प्रमुख कारण विज्ञापनों के माध्यम से उत्पन्न की गई कृत्रिम आवश्यकताएं हैं। इस दिखावे की संस्कृति का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि लोग अपने पड़ोसियों और मित्रों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं और उनके जीवन की सफलता का मापदंड उनकी संपत्ति और वस्त्रों से लगाने लगते हैं। इससे मानसिक तनाव, निराशा और सामाजिक असमानता बढ़ती है। इस संस्कृति से प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दोहन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए लोगों को अपने जीवन मूल्यों को समझने और सरल जीवन शैली अपनाने की भी जरूरत है। हमें अपनी असली आवश्यकताओं और खुशियों को पहचान कर उपभोग की बजाय सादगी और सामूहिकता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से लेकर पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें और फिर यहां तक। ठीक है, फिर बात करें, आपका अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, कबीर के द्वारा संकलित जो साखियों और जो पद हैं उनमें धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव का गहरा संदेश मिलता है। कबीर ने हमेशा जाति, पंथ और धर्म के भेदभाव को अस्वीकार किया है और मानवता को सबसे ऊपर रखा है। उनके अनुसार सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, प्रेम, करुणा और सत्य की मार्गदर्शिका। कबीर ने समाज में प्रचलित धर्मांधता और पाखंड का विरोध किया है और सभी को सच्चे ईश्वर की भक्ति करने की सलाह भी दी है। उनकी रचनाओं में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अनुयायियों के लिए समान रूप से प्रेम और भाईचारे का संदेश मिलता है। उनके अनुसार सच्चा संत वही है जो अपने हृदय में सभी के प्रति समानता, प्रेम और करुणा का भाव रखता है। कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचार आज भी प्रासंगिक है और समाज को एकता और शांति की दिशा में हमेशा प्रेरित करते हैं। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपके हिंदी विषय के संपूर्ण पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 19 तक सभी के उत्तर, साथ ही साथ जितने भी अथवा वाले प्रश्न हैं उन सभी अथवा वाले प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास और मेहनत आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो बस आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सब बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं कि क्लास देख लेते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। तो अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सर की हेल्प करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।